हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल रफ्तार स्टडी में। तो प्रीवियस वीडियो में हमने हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल में से 7 प्रिंसिपल को ख़त्म कर लिया था। देन अब हमारे रिमेनिंग्स रह गए हैं 7 और प्रिंसिपल, क्योंकि 7 का डिस्कशन हो चुका था। देन 8th नंबर का जो प्रिंसिपल है वो हमारा सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। आइए समझते हैं। इन सेंट्रलाइजेशन द अथॉरिटी इज कंसर्न ओनली इन अ फ्यू हैंड। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि जो अथॉरिटी होती है, जो अधिकार होते हैं, वो कुछ ही हाथों में होती हैं। उसको क्या बोला जाता है? सेंट्रलाइजेशन। डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ कंपनी, ये इस कंपनी की साइज पर भी डिपेंड करता है कि कितने लोगों के हाथों में जो अधिकार हैं, जो अथॉरिटी है, वो होनी चाहिए। बट सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जो अथॉरिटी होती है वो सिर्फ कुछ ही लोगों के हाथ में होती है, वो सेंट्रलाइजेशन कहलाता है। वहीं एक टर्म है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन, ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट हैव अथॉरिटी। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है विकेंद्रीकरण। इसका मतलब है कि सभी लेवल के प्रबंध के जो भी लेवल होते हैं, सभी लेवल के हाथों में जो अधिकार होते हैं, कुछ ना कुछ अधिकार होते हैं, वो क्या कहलाता है? डिसेंट्रलाइजेशन। इफ देयर इज कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन देन द सबऑर्डिनेट विल हैव नो अथॉरिटी पावर। यदि एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में पूरी तरीके से सेंट्रलाइजेशन हो जाए, मीन्स केंद्रीकरण हो जाता है, तो सबऑर्डिनेट्स विल हैव नो अथॉरिटी। तो जो सबऑर्डिनेट्स होंगे, मीन्स एम्प्लॉयज होंगे, उनके पास किसी भी प्रकार की अथॉरिटी पावर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सेंट्रलाइजेशन का मतलब तो यही होता है ना कि कुछ ही लोगों के हाथ में। अब जब जो अधिकार है वो कुछ ही लोगों के हाथ में है, तो सीधी बात है, जो छोटे लोग हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, एम्प्लॉयज, उनको तो अधिकार मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे यदि सेंट्रलाइजेशन हो जाता है तो पूरी तरीके से तो जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको किसी भी प्रकार का पावर्स नहीं मिल पाएंगे। वहीं आता है इफ देयर इज कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन। यदि एक कंपनी पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन हो जाए तो द सुपरवाइजर विल हैव नो अथॉरिटी टू कंट्रोल द ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या होगा? जो सुपीरियर होंगे, सुपीरियर मीन्स हाई लेवल के, हाई लेवल अथॉरिटी, उनके पास हैव नो राइट्स, उनके पास अधिकार नहीं रहेंगे। या नहीं रहेंगे का मतलब ये नहीं है कि उनसे बिल्कुल छीन लिए जाएंगे, रहेंगे अथॉरिटी, बट उनके पास बहुत कम मात्रा में रहेगी। क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है हर एक लेवल के पास अथॉरिटी है। ये कहा ना, ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट हैव अथॉरिटी, सभी लेवल के पास अथॉरिटी होगी। अब जब सभी लोगों के पास अधिकार है तो सुपीरियर के पास कैसे होंगे? थोड़े कम होंगे। ठीक है, तो एक कंपनी में पूरी तरीके से ना सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और ना ही डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ये फ्योल का कहना था। फिगर के थ्रू समझते हैं। देखिए, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब बताया था कुछ ही लोगों के हाथ में। अब देखिए, यहाँ पे एक पीपल है, इन सबको हैंडल कर रहा है, क्योंकि इसी के पास अथॉरिटी है, इन सब के पास नहीं है। वहीं डिसेंट्रलाइजेशन में एक फर्म है, बट ये सभी लोग इसको क्या कर रहे हैं? सर्कुलेट कर रहे हैं। ठीक है ना, इन सभी के पास अधिकार है। तो ये था हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट आता है हमारा 9th, स्केलर चेन। तो स्केलर चेन है हमारा फ्योल फील्ड डेट डिपार्चर फ्रॉम द चेन इज नेसेसरी टू मेक कम्युनिकेशन फास्ट एंड इफेक्टिव। फ्योल का कहना था कि फ्योल ने अपनी कंपनी में फील किया कि जो कम्युनिकेशन है उसको फास्ट और इफेक्टिव बनाने के लिए, और उसको अपने जो कम्युनिकेशन है उसको डिपार्चर करने के लिए, अपनी बात को जल्दी से और सही तरीके से पहुंचाने के लिए हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये फ्योल ने अपने फर्म में रह करके फील किया था वो। ठीक है, कम्युनिकेशन शुड बी शॉर्टकट विद द हेल्प ऑफ स्केलर चेन। उनका कहना था कि जो कम्युनिकेशन है वो शॉर्टकट होनी चाहिए। अब शॉर्टकट कैसे होगा? तो उन्होंने विद द हेल्प ऑफ स्केलर चेन, स्केलर चेन के थ्रू इस जो प्रॉब्लम थी जो कम्युनिकेशन की, उसको सॉर्ट आउट किया। स्केलर चेन शुड नॉट रिजिड। स्केलर चेन है वो शुड नॉट रिजिड। रिजिड का मतलब है कठिन, तो कठिन नहीं होता। ठीक है ना। इट इज ऑल्सो कॉल्ड गैंग प्लान। इसको गैंग प्लान के भी नाम से जाना जाता है। एमसीक्यू बन सकता है 1 नंबर का क्वेश्चन। आइए समझते हैं इसको एक फिगर के थ्रू कि किस प्रकार से उसने जो कम्युनिकेशन था उसको शॉर्टकट और इफेक्टिव बनाया। तो देखिए, ABCDEFG ये सभी लोग हैं। अब आप इस तरफ को थोड़े ले सकते हैं, सबऑर्डिनेट्स, इनको ले सकते हैं आप सुपीरियर। अब मान लो जो 20 सबऑर्डिनेट है उसको F सुपीरियर से कुछ काम है। अब वो सीधा इससे बात करना चाहता है, बट यदि स्केलर चेन नहीं होता तो उसको किस प्रकार से बात करनी पड़ती? B अपनी बात C को कहेगा, C अपनी बात D को कहेगा, और D फिर E तक कहेगा, और फिर E उस बात को F तक पहुंचाएगा। तो इसमें तो काफ़ी ज़्यादा समय हमारा
लग रहा है, ठीक है। तो हेनरी फ्योल का कहना था कि यदि बी को एफ से काम है तो वो सीधा उससे कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को कहा गया गैन प्लैंक, ठीक है। ये था हमारा स्केलर चेन। देन आता है हमारा 10th ऑर्डर। ऑर्डर का क्या मतलब है, यहाँ पर ऑर्डर देने से मतलब नहीं है, समझते हैं। फ्योल सेड दैट देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन। ऑर्डर का मतलब है यहाँ पे एक सिस्टमेटिक ऑर्डर। फ्योल का कहना था देयर शुड बी अ प्लेस ऑफ एवरीथिंग, हर चीज का अपना एक स्थान होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि फर्म में कोई भी चीज़ है, जैसे वस्तु भी कोई भी औजार्स हैं, यहाँ पे टूल्स हैं जो कि एम्प्लॉयज़ को ज़रूरी है, तो उनका एक सिस्टमेटिक प्लेस होना चाहिए उनका। प्रॉपर ऑर्डर इन ईच डिपार्टमेंट शुड अलाउट स्पेसिफिक वर्क स्टेशन एंड टूल्स टू ईच वर्कर्स सो देयर इज नो कन्फ्यूजन इन द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब है कि एक प्रॉपर डिपार्टमेंट होना चाहिए, हर एक चीज़ का क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर डिपार्टमेंट होना चाहिए। शुड अलाउड अ स्पेसिफिक वर्क स्टेशन, और एक स्पेसिफिक वर्क स्टेशन होना चाहिए, उसका अपना एक स्थान होना चाहिए। एंड टूल्स टू ईच वर्कर्स, और हर एक जो बताया था मैंने अभी कि जो टूल्स हैं उन सबका एक अपना वर्क स्टेशन होना चाहिए, एक अपना स्थान होना चाहिए कि जहाँ पर टूल्स रखे जाते हैं वहाँ पे टूल्स रखना चाहिए, ताकि उनको वर्कर्स को कोई भी प्रकार की कन्फ्यूजन ऑर्गेनाइजेशन में ना हो। तो ये था हमारा ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। देन आता है हमारा 11th इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है समानता। द एम्प्लॉयड शुड बी ट्रीटेड विद काइंडनेस इफ लॉयल्टी आर एक्सपेक्टेड ऑफ देम। जो कहा यहाँ पे कहा गया है कि एम्प्लॉय है उनके साथ दयालुता के साथ क्या आना चाहिए, उनको ट्रीट करना चाहिए, उनके साथ दयालुता का जो व्यवहार है वो करना चाहिए। द मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी एक्सपीरियंस एंड गुड नेचर सो एज डील विद द सबऑर्डिनेट्स इन प्रॉपर मैनर। यहाँ कहा गया है कि जो मैनेजर है ऑर्गेनाइजेशन का वो एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, गुड नेचर का होना चाहिए, अच्छे स्वभाव का होना चाहिए। सो डील विद द सबऑर्डिनेट्स इन प्रॉपर मैनर। यदि उसका स्वभाव अच्छा होगा, उसका नेचर अच्छा होगा, ऑनेस्ट होगा, तो इससे क्या होगा, वो सबऑर्डिनेट्स को एक अच्छे तरीके से डील कर पाएगा, अच्छे तरीके से प्रॉपर मैनर में उनको डील कर सकता है। दे शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट विद कास्ट रिलीजन ईटीसी। उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, मीन्स डिफ्रेंसिएशन नहीं करना है लोगों से, उसके जात से, धर्म से, कि ये छोटी जात का है तो ये काम, ये वाला काम नहीं करेगा धर्म के नाम पर, तो ये सभी से दूर रहना है, तब तो एक फर्म में इक्विटी कहलाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा प्रिंसिपल नंबर 11। देन आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ 12th। ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर का क्या मतलब है, मैनेजमेंट शुड रिमूव द फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी ऑफ जॉब फ्रॉम द माइंड ऑफ पर्सोनल। यहाँ पे कहने का मतलब है कि फ्योल ने कहा था कि मैनेजमेंट में एक बात तो पर्सोनल्स के दिमाग से, पर्सोनल्स मीन्स कौन, एम्प्लॉयज़ के दिमाग से एक बात तो बिल्कुल रिमूव कर देना है, मीन्स हटा देना है कि वो लोग जॉब में अपने आप को इनसिक्योरिटी फील कर रहे हैं, ठीक है। इनसिक्योरिटी फील का मतलब है उन्होंने कि मान लो एम्प्लॉयज़ को लग रहा है कि हम लोगों को कभी भी इस जॉब से निकाल दिया जाएगा। अब यदि उनको यही फीलिंग आ रही है कि वो जब भी निकाल दिया जाएगा तो अपना बेस्ट कैसे देंगे एक फर्म में, ठीक है। तो उनमें क्या होनी चाहिए, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर, ठीक है, कार्यकाल में स्थायित्व, ठीक है ना। टेन्यूर का मतलब है कार्यकाल, स्टेबिलिटी का मतलब है स्थायित्व। तो जो कार्यकाल है उसमें एक स्थायित्व होना चाहिए कि उनको काम करने के लिए एक लंबे समय तक का मौका देना चाहिए। इफ द जॉब ऑफ अ पर्सन इज नॉट सिक्योर देन ही विल नॉट गिव हिज बेस्ट। मैंने बताया यदि पर्सन की जो पर्सोनल है, एम्प्लॉयज़ का, यदि जॉब सिक्योर नहीं होगा तो वो अपना बेस्ट नहीं देंगे, ठीक है ना, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से तो हमको निकाल दिया जाएगा। द एम्प्लॉयज शुड नॉट रोटेटेड ऑन डिफरेंट जॉब वेरी फ्रीक्वेंटली। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको रोटेट नहीं करना चाहिए, मतलब बदलना नहीं चाहिए फ्रीक्वेंटली, बार बार नहीं बदलना चाहिए। क्यों, क्योंकि इससे ऑर्गेनाइजेशन का भी नुकसान होता है और उनका भी नुकसान होता है। क्यों होता है, क्योंकि कोई एम्प्लॉयज़ है, उसने 2 साल वर्क किया है, मान लो अब 2 साल वर्क किया है तो उसने कितना ज़्यादा एक्सपीरियंस कमाया होगा, और जो कंपनी है उसने ट्रेन किया होगा, उसमें कितना ज़्यादा खर्च किया होगा उस एम्प्लॉय पर, और हम उसको 2 साल बाद जल्दी से 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद उसको निकाल देते हैं और दूसरे एम्प्लॉयज़ को लेके आते हैं। अब जब हम दूसरे एम्प्लॉयज़ को लाएंगे तो उसको भी ट्रेन करना पड़ेगा, उस पर भी खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे फर्म का भी लॉस होता है। तो स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर होना चाहिए। देन आता है हमारा 13 इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का क्या मतलब होता है, फ्योल वांट्स दैट सबऑर्डिनेट शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू टेक
टू टेक सम प्लान। यहाँ पे कहने का मतलब है कि फ्योल चाहता था कि सबऑर्डिनेट को भी एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए उनको, किस चीज़ के लिए, मेकिंग प्लान बनाने के लिए, कि वो भी ऑर्गेनाइजेशन में एक प्लान बना सकते हैं फर्म के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एवरी कंपनी शुड हैव एन एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम। फ्योल का कहना था कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक कंपनी में एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम होना चाहिए, जहाँ पर एम्प्लॉयज से सजेशन लिया जाता हो, ठीक है ना। इनिशिएटिव प्रिंसिपल मोटिवेट लेवल इन इंक्रीज। जो इनिशिएटिव प्रिंसिपल है ये मोटिवेशन लेवल को हमारे को इंक्रीज करता है, ठीक है ना। यदि हमको कोई काम करने के लिए मौका दिया जाता है, हमसे कोई राय ली जाती है, तो इससे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं और उनका जो मोटिवेशन लेवल है वो हाई होता है। तो ये था हमारा प्रिंसिपल नंबर 13। देन लास्ट आता है हमारा हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल 14, एस्पेक्ट डी कॉप्स। इसका क्या मतलब था, यूनियन इज स्ट्रेंथ। इसको यूनियन इज स्ट्रेंथ के भी नाम से जाना जाता है। यूनियन का मतलब समझ में आ रहा है, एकता में शक्ति, वही है। फ्योल कॉल हारमोनियस रिलेशन अमंग द पर्सनल विद द अदर एम्प्लॉयज मैनेजर ETC। यहाँ फ्योल का कहना था कि एम्प्लॉयज का और मैनेजर का, इन दोनों का एक हारमोनियस रिलेशनशिप होना चाहिए। हारमोनियस रिलेशनशिप में तो मतलब होता है एक सामंजस्य वाला, यहाँ पर मतभेद नहीं होना चाहिए इन दोनों में, ठीक है ना। हारमोनी अमंग द पर्सनल इज अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। जो हारमोनी होता है, सामंजस्य होता है, वो पर्सनल के लिए एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ का काम करता है, ठीक है ना। एक स्रोत है स्ट्रेंथ का, कि हमको उम्मीद है कि बगल वाला हमारी मदद करेगा, ठीक है ना, इससे हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है। यूनिटी ऑफ अमंग द पर्सनल कैन बी अकम्प्लिश द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एकता होती है, ठीक है ना। यदि सभी लोगों में यूनिटी है तो यूनिटी पर्सनल के जो गोल होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, उसमें मदद करता है अकम्प्लिश करने में। अकम्प्लिश मतलब अचीव करने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। तो हेनरी फ्योल का कहना था कि सभी लोगों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उसको जल्दी से, टाइम पर, इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी तरीके से अचीव किया जा सके। ये थे हमारे 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल। थैंक यू।